next chemical species, that is the molecular ion. If a molecule loses or gains an electron, it becomes a molecular ion, as it is quite obvious from the term of the species that molecular ion, यानी कि अगर एक मॉलिक्यूल इलेक्ट्रॉन्स को लूज करता है या गेन करता है तो वो मॉलिक्यूलर आयन बन जाता है. सो जस्ट लुक ओवर हियर, यू हैव बीन गिवन एन एग्जांपल ऑफ अ मॉलिक्यूलर आयन. Students, this is basically a, you can say, ion formed by methane. ओके, सो हियर यू कैन सी कि कार्बन के पास वैलेंसी, कार्बन के पास जो कैपेसिटी होती है वो कितने इलेक्ट्रॉन्स की होती है, कितने बॉन्ड्स बना सकता है, कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं उसके सबसे लास्ट वाले यानी कि आउटर मोस्ट शेल में वो कितने होते हैं, 4 होते हैं. अब यहाँ पर अगर हम देखें तो ये जो आप कह सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन है, दिस वन एंड दिस वन इलेक्ट्रॉन, ये कार्बन के हैं, ठीक है. और हाइड्रोजन, हर एक हाइड्रोजन एक एक इलेक्ट्रॉन लेकर आया हुआ है और उन्होंने इनके साथ बॉन्ड फॉर्मेशन की है. लेकिन जहाँ पर आप देख सकते हैं कि इस हाइड्रोजन के साथ कार्बन का इलेक्ट्रॉन मौजूद नहीं है, तो डेफिनेटली इट हैज़ अ मिसिंग इलेक्ट्रॉन, यानी कि एक इलेक्ट्रॉन इसने लूज़ कर दिया है और तभी इसके ऊपर ओवरऑल पॉजिटिव चार्ज आया है. ये एक बेस्ट एग्जांपल थी मॉलिक्यूलर आयन की. अब यहाँ पर अगर हम यहाँ इसकी एग्जांपल को मोर जो है वो क्लोजली देखना चाहें तो यहाँ पर आपके पास मीथेन का स्ट्रक्चर नज़र आ रहा है, ठीक है. इसमें आप अगर देखें तो मीथेन के 8 इलेक्ट्रॉन्स, 2 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर, देन टू इलेक्ट्रॉन दिस वन एंड दिस वन, ये कलेक्टिवली 8 इलेक्ट्रॉन्स बने हुए हैं जिन्होंने इस कंपाउंड को स्टेबल रखा हुआ है. तो जब यहाँ से एक कार्बन अपना एक इलेक्ट्रॉन को लूज़ कर देगा तो ये एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मिसिंग है और जिसकी वजह से ओवरऑल इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया है. सो दिस इज़ एन एग्जांपल ऑफ मॉलिक्यूलर आयन. ओके, सो हाउ मॉलिक्यूलर आयन इज फॉर्म्ड. तो मॉलिक्यूलर आयन की फॉर्मेशन के लिए बेसिकली व्हेनेवर सम गैसेस आर बम्बार्डेड विद हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन्स इन अ डिस्चार्ज ट्यूब, तो वो आयनाइज हो जाती हैं, गैसेस आयनाइज हो जाती हैं और वो मॉलिक्यूलर आयंस बना देती हैं, ठीक है. यानी कि हमें हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन्स को बम्बार्ड करवाना पड़ता है सम सर्टेन गैसेस के ऊपर, तो वो आयनाइज हो जाती हैं और मॉलिक्यूलर आयंस में स्प्लिट अप हो जाती हैं. Now we are going to discuss the types of molecular ion as we discuss the types of ions as well. Similarly, we are going to discuss about the types of molecular ion. Here you can see there are two types of molecular ion. One is cationic molecular ion and the second one is anionic molecular ion. जैसा कि इसके नेम से हमें पता चल रहा है कि इफ़ इट इज़ cationic molecular ion, definitely it is having a positive charge over it. क्योंकि हम आयंस के केस में भी डिस्कस कर चुके हैं कि जब भी किसी आयन पर पॉजिटिव चार्ज होता है तो उसको हम कैटाइन बोलते हैं. तो क्योंकि यहाँ पर एक मॉलिक्यूल एक इलेक्ट्रॉन को लूज़ करके अपने ऊपर पॉजिटिव चार्ज लेकर आ रहा है तो हम इसको कैटाइनिक मॉलिक्यूलर आयन बोल रहे हैं. And on the other hand, if you talk about anionic molecular ion, it is carrying negative charge. That is why it is anionic molecular ion. Here are some examples like CH4 plus, He2 plus, and N2 plus as well. Now here we are going to discuss some examples of molecular ions. As you can see on the screen, सबसे पहले आपको जो example नज़र आ रही है वो as we know that CH4, which is a compound as well as it is a molecule, तो इसने एक इलेक्ट्रॉन को लूज़ करके एक मॉलिक्यूलर आयन की फॉर्मेशन की है जो कि कैटाइनिक मॉलिक्यूलर आयन है. सिमिलरली अगर हम लोग इसकी बात करें, यहाँ पर हीलियम है और ये भी बेसिकली मॉलिक्यूल है, ठीक है. और जब ये इलेक्ट्रॉन को लूज़ करेगा तो ये हीलियम आयन बना देगा. और यहाँ पर अगर हम देखें तो यहाँ पर नाइट्रोजन का मॉलिक्यूल है और इसने इलेक्ट्रॉन को लूज़ करके एक मॉलिक्यूलर आयन की फॉर्मेशन की है. तो ये हमारे पास कुछ एग्जांपल्स थी मॉलिक्यूलर आयन की. तो एक चीज़ जो आप लोगों ने ऑब्जर्व की होगी वो ये की है कि ये सब के सब पॉजिटिव चार्ज करेंगे, यानी कि कैटाइनिक मॉलिक्यूलर आयंस हैं.
तो one thing that you have to remember is that cationic molecular ions are more abundant than anionic molecular ions. यानी कि cationic molecular ions ऐसा नहीं है कि सिर्फ cationic molecular ions ही exist करते हैं, anionic molecular ions भी होते हैं, but they are means less in number as compared to cationic molecular ions. Okay, so now we are going to discuss the last chemical species, that is free radicals. So have a look on what are actually the free radicals. Free radicals are atoms or group of atoms having odd number of electrons. So let me simplify it कि किसी भी एटम के पास जब ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे या अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे, या ज़रूरी नहीं कि सिर्फ एक एटम की बात हो तो वो फ्री रेडिकल है, अगर हमारे पास ग्रुप ऑफ एटम भी हो और उसके पास ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स या फिर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो हम कहते हैं कि वो क्या है, एक फ्री रेडिकल है। अब यहाँ पर आप कुछ एग्जांपल्स देख सकते हैं, इससे आप लोग एक चीज़ नोटिस कर रहे हैं कि हम फ्री रेडिकल्स को रिप्रेजेंट किस तरह से कर सकते हैं। यू कैन सी के हर एक सिंबल के ऊपर एक एलिमेंट जो एक कंपाउंड के सिंबल के ऊपर हमने एक डॉट लगाया है। तो ये जो डॉट है यही बेसिकली फ्री रेडिकल को रिप्रेजेंट कर रहा है। First two examples में you can see that these are representing single atoms having odd number of electron और unpaired electron, और जहाँ पर आपके पास group of atoms हैं जो कि basically definitely they belong to a compound, तो इसके पास भी odd number of electron है या फिर unpaired electrons हैं, that is why it is also a radical. But now the question arises that how the free radicals are formed. So basically one thing that you have to remember that always there is a homolytic breakage of the bond. But how? अगर एक बॉन्ड को आपने तोड़ना है या बॉन्ड की फॉर्मेशन होनी है या बॉन्ड का ब्रेकेज होना है तो डेफिनेटली इट नीड्स सम एनर्जी. But from where does that energy comes from? That energy comes from a energy source. It can be sunlight, as you can see इन एग्जाम्पल्स में सनलाइट लिखी गई है एक रिएक्शन कंडीशन के तौर पर। अब होमोलिटिक ब्रेकेज का मतलब क्या है? होमो मीन्स सेम एंड लिटिक्स बेसिकली ऑल मीन्स लाइसिस। आपने लाइसिस का वर्ड सुना होगा, लाइसिस का मतलब ही ब्रेक डाउन होता है, जो हम लोग अपनी प्रीवियस वीडियोस में भी इस टर्मिनोलॉजी को यूज़ कर चुके हैं, लाइसिस की टर्म को। तो होमोलिटिक ब्रेकेज ऑफ द बॉन्ड यानी कि जब भी दो एटम्स के दरमियान का बॉन्ड इक्वली ब्रेक होता है तो उसको हम होमोलिटिक ब्रेकेज कहते हैं। अब अगर हम मज़ीद थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई कर लें, यहाँ पर हमारे पास क्लोरीन की एग्जांपल है। अगर यहाँ पर क्लोरीन मॉलिक्यूल है, अगर हम इसको इस तरह से लिखें कि यहाँ पर दो क्लोरीन के एटम्स हैं जो कि बॉन्डेड टुगेदर हैं, तो अगर इनको एनर्जी प्रोवाइड की जाए और यहाँ पर ये जो बॉन्ड है ये इक्वली ब्रेक हो जाए तो ये दो क्लोरीन के रेडिकल्स बना देंगे। इसके ऊपर भी ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आ जाएगा और इसके पास भी ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आ जाएगा। अब इस ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के कॉन्सेप्ट को एक दफ़ा ज़रा दोबारा समझ लेते हैं कि हमारे पास देखिएगा कि ये जो क्लोरीन है, अगर मैं इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करूँ तो मेरे पास 1 2 3 4 5 6 एंड 7 इलेक्ट्रॉन्स, और अगर इसके साथ दूसरा क्लोरीन मैं ड्रॉ करूँ तो जहाँ पर भी इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, 1 2 3 4 5 6 एंड 7 इलेक्ट्रॉन्स। तो ये जो बेसिकली दो इलेक्ट्रॉन थे इन्होंने बॉन्ड बनाया हुआ था और एक दूसरे को स्टेबल किया हुआ था, लेकिन जब जहाँ पर होमोलिटिक ब्रेकेज हो गया तो ये अपना इलेक्ट्रॉन लेकर साइड पर हो गया, ये अपना इलेक्ट्रॉन लेकर साइड पर हो गया, तो इनके पास दोबारा से अब 8 के बजाय 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं और नंबर 7 इज़ बेसिकली ऑड नंबर। ओके, सो जहाँ पर हमारे डेफिनेशन कम्प्लीटली फिट आ जाती है कि जब हमारे पास एक एटम होता है और उसके पास ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं तो तब हम उसको क्या बोलते हैं कि वो एक फ्री रेडिकल है। यहाँ पर सेकेंड एग्जांपल आपको मिथेन की नज़र आ रही है। यहाँ पर जो मिथेन है ये ब्रेकअप हो रहा है इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट और ये बना रहा है दो रेडिकल्स, एक हाइड्रोजन रेडिकल है और एक मिथेन का रेडिकल है। ठीक है, now there is an important point to remember that a free radical is basically a very extremely chemical reactive species. But why? Because it is having unpaired electron.
और जब भी किसी एटम के पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है उसको स्टेबिलिटी चाहिए होती है, एंड व्हेन इट वांट्स स्टेबिलिटी तो वो डेफिनेटली किसी दूसरे एटम के साथ बॉन्ड बनाना चाहेगा ताकि वो अपने आप को स्टेबल कर सके, अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर सके या डुप्लेट रूल को फॉलो कर सके। तो इट इज़ वेरी एक्सट्रीमली reactive species. It has a tendency to complete its octet. जैसा कि हम लोगों ने क्लोरीन के केस में पढ़ा, उसके पास 7 इलेक्ट्रॉन थे। अब वो अकेला है, एक इलेक्ट्रॉन उसका, ऐसे ही बाकी सब पेयर्स में मौजूद है, एक इलेक्ट्रॉन लोनली है, इट नीड्स अ पार्टनर। तो वो एक दूसरे आइटम के पास जाएगा, उसे एक इलेक्ट्रॉन को बोरो करेगा और वो अपने आप को स्टेबल बना लेगा। इसीलिए जो फ्री रेडिकल्स होते हैं दे आर वेरी एक्सट्रीमली reactive species. So it was all about the chemical species that you had to know. I think you better understand the topic. Thank you.